वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोमाराम प्रजापत एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका हार्टिएस्ट वेलकम करता हूँ। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप, इंग्लिश विज्ञान गणित जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस साल आए 2021 में जो है परीक्षा देंगे, उनके लिए मैंने ग्रामर के जितने भी सेक्शन पोर्शन बनते थे वो सारे के सारे डाल दिए। यानी सेक्शन सी अपना जो रहता है 15 अंक का, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके सारे वीडियोज अपलोडेड है। आप साल भर बिना विद्यालय गए भी देख के आराम से बढ़िया नंबर ला सकते दोस्तों। और मेरा जो टारगेट था वो भी लॉकडाउन में यही था कि एक बार घर बैठे आप विद्यालय की कमी महसूस नहीं करें। उसी बीच में 2-4 कमेंटों ने मुझे मोटिवेट किया कि सर जब आप ग्रामर पढ़ाते हो तो हमारी बुक्स कौन पढ़ाएगा। वैसे सरकार की गाइडलाइंस है कि 21 से भी आप 30 सितंबर के बीच में शायद जा सकते हैं विद्यालय वगैरह, ऐसे कुछ सुनने में आ रहा है। फॉर कंसल्टिंग टू एनी प्रॉब्लम टू योर टीचर, किसी भी समस्या के लिए आपको अपने अध्यापक से मिलने के लिए इतनी अनुमति दे रहे हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर से क्या होगा वो दोस्तों देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सर बुक्स कौन पढ़ाएगा, तो मैंने फिर कह दिया कि चलो मैं ही बुक्स पढ़ा दूँगा आपको। तो जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ। मैं आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ाऊँगा और जिसका नाम रहेगा, आपके पास भी शायद रहेगी, ये बुक्स है दोस्तों, और जिसका नाम है गोल्डन रेस, ठीक है ना। और इसी के संदर्भ में कितने मार्क्स है, क्या सिलेबस है वगैरह मैं वो सारा बताऊँगा। इसमें ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, प्रोज के जो अपने पदांश के भाग है वो पाठ जो कुल है वो 11 है दोस्तों, और जो पोइम है वो 4 है। रिस्क, माई गुड राइट एंड द लोटस, द एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। तो पोइम और प्रोज मिला के दोस्तों अपने 15 यूनिट बनते हैं। तो ये कौन सी कितने अंक की है, किस तरह से है, एक बार पुनः किताब को देख लें। ये किताबें आपकी बार बदली नहीं दोस्तों, और एक सप्लीमेंट्री रीडर है रिजोल्यूशन, सो आप उसको भी देख सकते हैं। पहले मुख्य जो किताब अपनी रहती है वो ये रहती है दोस्तों, इसी को अपन शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों, बुक्स को मैंने आपको बता दिया, आपने खरीद भी ली होगी, आप पढ़ भी रहे होंगे। कई मेरे मित्र, कई मेरे छात्र, प्रिय छात्र कवर भी किया होगा कोर्स। लेकिन एक दोस्तों इसमें मैं बता दूं कि ये ट्रांसलेशन वाली प्रॉब्लम जहाँ होती है तो आपके पास भले ही उसका आंसर मिल जाए आपको, लेकिन बार बार एक बार हिंदी पढ़ना, एक बार इंग्लिश पढ़ना, अनुवाद आप कर लेंगे, लेकिन कौन सी में क्या है, कहाँ एक्टिव वॉइस का प्रयोग हुआ है, कहाँ नरेशन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है, इतनी सारी अगर व्याख्या करनी है तो फिर आपको एजुकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इंग्लिश, एक अच्छे इंग्लिश एजुकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं खुद को तो इंग्लिश एजुकेटर अच्छा कैसे कहूँ, लेकिन आप एक बार जुड़ के मेरे से देखें कि आपकी कितनी हेल्पफुल ये वीडियोज़ रहती है। तो दोस्तों जैसा वीडियो आज से अपन उठाते हैं कि बुक्स का, और इस बुक्स को भी मैं आपको महीने भर के अंदर आपको समाप्त करके दे दूंगा। फिर साल भर आप बाद में अगर सिलेबस भी हटता है, कुछ पाठ हटते हैं, उन पाठों को मत पढ़ना, और नहीं हटते उन पाठों को आप बार बार रिवाइज करता है। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं कि सिलेबस सर कितना रहता है और बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। कई जने कहते हैं कि किताब इतनी क्या खास है। टेक्स्ट बुक एक बार सिलेबस उठा के देखेंगे दोस्तों, तो टेक्स्ट बुक कुल कंटेंट करती है 33 मार्क्स। अब देखो दोस्तों, 80 नंबर का पेपर है, उसमें से आधा लगभग टेक्स्ट बुक में से आएगा। तो अगर आपकी कोरी ग्रामर ही क्लियर है तो ठीक है, लेटर ही कहेंगे, राइटिंग पोर्शन आपका सही हो जाएगा, और सेक्शन सी में आपका ग्रामर पोर्शन सही होगा। लेकिन एक पोर्शन रहता है दोस्तों अनसीन पैसेज वाला, तो सेक्शन ए में रहता है और सेक्शन डी में रहता है पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक, जहाँ पे 33 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और 14 नंबर के रहते हैं अनसीन पैसेज, जो को भी बिना ट्रांसलेशन के और बिना ग्रामर के अपन कर नहीं पाते। तो अपन बात करें आज टेक्स्ट बुक की, तो सिर्फ टेक्स्ट बुक है वो कंटेंट करेगी कितने मार्क्स, 33, जो कि जबकि 80 का लगभग 50% बनता है। तो पहले दोस्तों इससे रूबरू होंगे कि सर किस प्रकार से पेपर में ये प्रश्न आएंगे। तो सेक्शन डी में ये दिखेगा आपको, कुल 4 सेक्शन में पेपर आएगा। सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक दिखेगी। सेक्शन ए में सर क्या दिखेगा, 2 अनसीन पैसेज क्या दिखेंगे दोस्तों, 2 अनसीन पैसेज। सेक्शन बी में आपको राइटिंग पोर्शन मिलेगा, जहाँ पे लेटर है
ईमेल है और पैराग्राफ राइटिंग है वो, और सेक्शन सी में आपको ग्रामर पोर्शन मिलेगा जो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स और क्लोजेज, सारी वीडियोज अपलोड है। आप आराम से साल भर इसका रिवाइज करके बढ़िया ढंग से सेक्शन सी को, और सेक्शन सी दोस्तों अगर कवर होता है तो सेक्शन ए भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर पे ही डिपेंड होता है और आप पढ़ पाएंगे और उनका अगर अनुवाद कर पाएंगे तो उत्तर भी लिख देंगे, क्योंकि उत्तर भी उसी के अंदर होते हैं इन पैसेज में। और दूसरा पोर्शन है राइटिंग, तो राइटिंग पोर्शन में भी ग्रामर काफ़ी हेल्प करती है। लेकिन सर ये तो शुद्ध प्योर रूप से टेक्स्ट बुक ही है, जहाँ आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं या क्या करना है वो अपन देखते हैं दोस्तों। टेक्स्ट बुक में भी कितनी टेक्स्ट बुक है और कौन सी टेक्स्ट बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आपको मैंने बताई वो गोल्डन रेज थी, जो आपकी मेन किताब है, मेन रीडर है, वो 23 मार्क्स की है। और दूसरी जो अपनी सप्लीमेंट्री रीडर बुक्स है जिसमें स्टोरी वहाँ कहानियाँ रहेगी, 10 कहानियाँ हैं और 10 नंबर की किताब है। तो एक किताब 23 नंबर की और दूसरी बुक कितने नंबर की है, 10 नंबर की। तो दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं कि दोनों में डबल अंतर है, लगभग आधे का अंतर है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर गोल्डन रेज बुक्स होती है, तो अपन दोस्तों शुरुआत भी इसी से करेंगे। गोल्डन रेज की आज जो मैं शुरुआत करूँगा वो पोइम से शुरुआत करूँगा। पहले आप हम पोइम कर लेते हैं और उसके बाद में जो भी पार्ट है उन पार्टों को देख लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बताता हूँ कि गोल्डन रेज को भी कैसे बांट रखा है इसने। प्रोज वाला पोर्शन है गोल्डन रेज में और एक पोर्शन है उस पोज में पोइट्री वाला। देख पा रहे होंगे, एक प्रोज पद्यांश वाला जो पार्ट मैंने बताया आपको 11 वही, और पोइट्री जो 4 मैंने बताई वही, ये दोनों गोल्डन रेज में। तो जो प्रोज वाला पोर्शन है वो दोस्तों 14 नंबर का रहेगा, 14 मार्क्स। और पोइट्री जो रहेगी कंटेंट करेगी वो आपके करेगी 2 तो क्वेश्चन आएंगे उसके 5 मार्क्स के और 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन आएगा, यानी 9 मार्क्स ये कंटेंट करेगी। और 14 9 दोस्तों कितने होते हैं 23, तो 14 प्लस 9 बराबर 23। अब सर ये किस प्रकार से पूछेंगे वो थोड़ा दोस्तों देख लेंगे। पहला क्या करेंगे मित्रों कि टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट फ्रोज लेसेस, यानी कि 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, यानी जैसे 2 अनसीन पैसेज आते हैं सेक्शन ए में, ठीक उसी प्रकार से 2 छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट आएंगे और वो अपने पार्टों में से आएंगे। उसी को कहते हैं गद्यांश, जैसे आप बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में प्रोज बोलते हैं। वो गद्यांश आएंगे, उन गद्यांशों को ही पढ़ना है और पार्टों में से ही आएंगे। तो अगर पार्टों के आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो 75 वर्ड्स का लगभग आता है ये प्रोज। और कितने नंबर का सर ये रहता है, 4 नंबर का रहता है, 2 आएंगे, इसलिए आपको ये शुद्ध रूप से 8 नंबर देंगे। अगर किताब पे आपकी अच्छी पकड़ है तो शायद किसी भी पार्ट का प्रोज आए आपके दोनों प्रोज सही हो जाएंगे और आपको 8 नंबर मिलेंगे। उसके बाद सर क्वेश्चन पे बच्चे बहुत ही वरीड देखे, मैंने इतने चिंतित देखे सर इतने सारे प्रश्न कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे। बच्चों प्रश्नों में इतना कोई नहीं है, खाली आपको अगर प्रोज वाले जो जितने भी पार्ट है वो सही ढंग से याद है तो प्रश्न तो आप ग्रामर की सहायता से उत्तर तो बना के भी लिख सकते हैं। हूबहू उत्तर लिखना या इतने सारे प्रश्नों को याद करना ना आपके लिए संभव है ना मेरे लिए संभव है, कोई नहीं कर सकता। तो आप इसको एक बार एक्सप्लेन और समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अपन को क्या करना है। तो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक करना, जो कि वर्ड लिमिट होगी 60 वर्ड्स और ये कितने नंबर का होगा दोस्तों 3 नंबर का। और एक क्वेश्चन और आएगा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, यानी यहाँ भी ऑप्शन मिलेगा 2 में से एक करना है आपको, यहाँ भी 2 में से एक ही करना है। तो वो रहेगा 3 नंबर का, तो 60 वर्ड्स है और ये 3 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। तो ये रह जाएगा आपके कितने 30 वर्ड्स का, यानी एक तो 30 शब्दों में उत्तर देना है, एक 60 शब्दों। और वो दोस्तों एक बात और बता दूं, कई बच्चे लंबा चौड़ा उत्तर लिख देते हैं, मैं उनको बता दूं कि वर्ड्स लिमिट का विशेष ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा वर्ड्स में भी लिखते हैं तो भी नंबर नहीं आएंगे और अगर बहुत ही कम वर्ड्स में उत्तर दिया है तो भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। यानी वर्ड्स लिमिट में कोई गिनने तो नहीं है कि 60 वर्ड्स हुए कि नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू 60 समथिंग 70 75 तक आप जा सकते हो और कम से कम में 50-55 तक आपका उत्तर हो सकता है। लेकिन इसके इर्द गिर्द होना चाहिए, ज़्यादा इन्हीं के 120 शब्दों में उत्तर दे दो मेरे को 6 नंबर मिल जाएंगे, कभी नहीं होता। तो इस बात का बोर्ड जितना पूछता है उतने ही आपको कहना है कि 60 वर्ड्स, तो लगभग 60 वर्ड्स में ही आपका उत्तर देना है और 30 वर्ड्स तो 30 वर्ड्स में ही देना है। तो इस तरह दोस्तों ये 8 3 और 3
3 दूनी 6 और 8 ये हो गए दोस्तों 14, जो कि अपना प्रोज भाग देगा। यानी 11 पार्ट अपन सही ढंग से पढ़ेंगे और 11 पार्टों का एक्सप्लेनेशन अपन को सही ढंग से आएगा, हिंदी अनुवाद आएगा, एक एक पार्ट का जो थीम है, कौन से पार्ट में क्या कहा गया है, इतना कुछ दोस्तों तैयार करेंगे, तब जाके बोर्ड अपन को उसमें से 14 नंबर देगा। उसमें से अब आपकी कैपेसिटी कितनी है, 14 में से 14 लाने की है, 7 लाने की है, 2 लाने की है, आप बिल्कुल ही नहीं ला पाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, यानी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है दोस्तों। और अंग्रेजी में 100 में से 100 भी लाने वाले लाते हैं। तो वो दोस्तों कैसे लाते हैं, किसी भी चीज़ को, ये तो 10वीं है सर, किसी कंपटीशन की भी कोई तैयारी कर रहा हूँ मेरा दोस्त, तो मेरा वीडियो देख रहा हो, तो मैं उसको सलाह दूंगा कि एक बार कभी भी कोई चीज़ जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, भले किसी भी कंपटीशन की, यूपीएससी की भले कर रहे हो, आपको सिलेबस से अगर ट्रैक ही आपको मालूम नहीं है कि क्या पढ़ना है मुझे, तो फिर व्यर्थ किताब लेके बच्चा पढ़ता रहता है साल भर और दुनिया भर के प्रश्न याद करता है, जबकि प्रश्न तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही आएंगे 11 पार्टों में से, और एक 3 नंबर का, दूसरा भी 3 नंबर का ही रहेगा, और एक 60 शब्द का, एक 30 शब्द का। तो अब 11 पार्ट में से 2 प्रश्न करने हैं, तो 11 दूनी 22 प्रश्न आप याद भी करते हैं मान लो, तो भी क्या चांस की वही आएगा। एक के 5 याद करते हैं तो भी क्या भरोसा कि 11 में से 11 बन जाए, 55 प्रश्न याद करेंगे आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में सर क्या करना चाहिए हमको, तो करना वो चाहिए कि मैंने वही बताया ना, प्रोज वाले जितने पार्ट हैं उनका बढ़िया ढंग से आपको हिंदी अनुवाद आना चाहिए। उसकी जो मेन थीम है कि उस पार्ट में क्या कहा गया है, वो थीम आपको याद होनी चाहिए। बस उस थीम के इर्द गिर्द ही आपका उत्तर घूमेगा और आपको लिखना पड़ेगा। और बोर्ड इतने टफ प्रश्न पूछता भी नहीं है, लगभग पिछले सालों के पेपर देखना आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, जिसका आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपको मैंने प्रोज वाला भाग बताया, इसी के साथ इसका दूसरा भाग है पोइट्री, जो कि गोल्डन एज का दूसरा भाग है, और 4 पोइम्स है दोस्तों अपने कोर्स में। उस पोइम्स में भी सिलेबस है वो फिक्स है, उसमें पहला जो आएगा 4 नंबर का वो तो आएगा, चारों पोइम में से कोई भी 2 कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस आएंगे, यानी 2 कविताएं कोई भी आएगी। उस दोनों कविताएं पूरी नहीं आती दोस्तों, उसमें से कोई भी एक स्टैंजा आएगा। जैसे अपनी पहली पोइम में मान लो रिस्क, तो रिस्क में 4 स्टैंजा है, तो कोई भी एक स्टैंजा आ सकता है। उसके अथवा में दूसरी किसी पोइम का स्टैंजा आएगा और आपको कहेगा कि 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से कोई एक करो, आपको जो मर्जी आए उस स्टैंजा को करो। लेकिन क्या करना सर, उसका रेफरेंसेस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी एक्सप्लेनेशन करना है उसका इंग्लिश में, और आपको रेफरेंस भी देना है कि कौन सी पोइम है, किसने लिखी है, और कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बताना है कि इसमें क्या कहा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो एक प्रश्न तो रहेगा कि 2 स्टैंजा रहेंगे, उसमें से एक हल करना है, और वो भी प्रेस्क्राइब्ड है पोइम्स, यानी कि जो पोइम्स अपने कोर्स में है उसके अलावा, ऐसा नहीं कि मर्जी आए वो पोइम बोर्ड देगा। जो 4 पोइम है उसी में से 2 के स्टैंजा देगा, कोई भी 2 दे सकता है। तो मेरा तो मानना तो 3 पोइम तैयार कर लो, आपको एक स्टैंजा दोस्तों वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि सेम कविता का स्टैंजा तो आने से रहे। और उससे शॉर्ट ट्रिक थोड़ी तो ये हो सकती है कि एक पोइम आप नहीं भी देखो तो 3 पोइम देख रहे तो आपको एक स्टैंजा मिल जाएगा और 4 नंबर आपको देगा। स्टैंजा आप कहाँ से आता है वो पहले पहचानना पड़ेगा, और उस पोइम को पहचानने के बाद उस पोइट किसने लिखा है, उसका कवि का नाम कहाँ से लिया गया वो लिखना पड़ेगा आपको, उसका कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है, संदर्भ भी देना पड़ेगा, और उसके बाद में आपकी पूर्ण व्याख्या भी इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। हिंदी का तो कोई नाम ही नहीं लेना है आपको। दूसरी बात, ये मैं सामान्य सरल भाषा में, जैसे मैं थंबनेल देख रहे हैं तो मैं आपको हिंदी में ही इंग्लिश पढ़ाऊँगा, क्योंकि अपने यहाँ का जो रीजन है वो किस तरह से इंग्लिश बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही कमज़ोर पुअर गाँवों के बच्चे की इंग्लिश होती है। तो मैं आपको इस तरह से ट्रीट कराऊंगा कि बिल्कुल एकदम ही कहीं भी आपको प्रॉब्लम आने की सवाल ही नहीं उठता। और नेक्स्ट इसमें से क्या पूछेंगे सर, पोइट्री में से 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, यानी 3 क्वेश्चन देगा बोर्ड, और उनमें से कितने करने हैं आपको, 2 करने हैं, और उसकी वर्ड लिमिट कितनी रहेगी 30 to 40 वर्ड्स, और उसमें से एक प्रश्न कितना रहेगा सर, 2.5 नंबर का रहेगा, यानी 2 प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के, यानी कि 2 क्वेश्चंस कितने आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस,
3 प्रश्न देगा, उसमें से 2 प्रश्न करना, और वो भी पोइट्री वालों में से, यानी 4 पोइट्री में से ही कोई आपको 3 क्वेश्चन देगा, उनमें से 2 करना है दोस्तों। आराम से हो सकता है, अगर 4 पोइम है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और 5 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। तो ये वो दोस्तों 9 नंबर जो है 5 और 4, तो ये पोइट्री वाले हो जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों 14 और 9 23, यानी एक किताब वाला काम तो अपने सिलेबस में उनको समझ में आ गया होगा, जैसा कि मेरा मानना है। अब नेक्स्ट दोस्तों आपको मैं दूसरी रीडर भी बता देता, सप्लीमेंट्री रीडर, जिसे आप कहते हैं रिजोल्यूशन। किताब का नाम है रिजोल्यूशन। ये अब किताब किस प्रकार की, किसी ने नहीं खरीदी है तो मैं आपको बताता हूँ एक बार किताब किस तरह की है। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरी किताब है अपनी, सप्लीमेंट्री रीडर है, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है और पढ़ेंगे बड़ा आनंद आएगा, कहानियों से भरी पड़ी है। रिजोल्यूशन इंग्लिश बुक सेकंड, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर जो भी है आपको मैंने पहले भी बता दिया कि 10 एक कहानियाँ हैं, और देखेंगे थीप्स स्टोरी है, भोली है, ग्रोइंग अप पेंस है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, द पर्पल जार है, दोनों पार्ट है ना। कुल रिजोल्यूशन में जो दे रखे हैं वो अपने लैम्प एंड द पिजेंट्स ब्रेड है, और रिजोल्यूशन एनिमल इज गोल 71, यानी कुल 12 दे रखे हैं। इन 12 में से आपको 10 नंबर लेने हैं। कितने लेना है दोस्तों? 12 में से 10 नंबर की ये किताब है। तो इन 13 लेसनों को पढ़ना है। इसमें से कोई आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं पूछेंगे, इसमें से दोस्तों आपको सिर्फ प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको ये किताब 10 नंबर देगी। कितने देगी? 10 नंबर, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया है। तो सर इसके प्रश्न कैसे आएंगे? इसके प्रश्न सब अथवा में आएंगे, 2 में से 1 करना है, 2 विदाउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, जो कि 80 शब्दों में आएगा। तो दोस्तों 80 शब्दों में आएगा तो फिर उसके नंबर भी ज़्यादा रहेंगे, 5 नंबर का, यानी आपको एक प्रश्न तो इन 10-12 पार्ट है, उनमें से बड़ा प्रश्न मिलेगा जो कि 5 नंबर का रहेगा, और 2 देंगे अथवा में। तो अथवा में से कोई भी आपको जो अच्छा लगे, जो आपका तैयार है उसको करना है। एक क्वेश्चन दूसरा जो रहेगा 1 आउट ऑफ 2, 2 में से 1 ही करना है। अथवा यहाँ भी बोर्ड देगा, यानी बोर्ड इतनी सहूलियत दे रहा है फिर भी अपन नहीं कर पाते, तो ये अपनी कमजोरी रहेगी कि अपन मेहनत ही नहीं करते। तो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस 2 में से 1 करना। वो सर लिमिट कितनी रहेगी? 30 to 40 वर्ड्स, और इसके मार्क्स कितने रहेंगे? अब शब्द घटा दिए तो आधे कर दिए सब, तो नंबर रहेंगे इसके दोस्तों 3। और एक क्वेश्चन और आएगा दोस्तों, वो भी 2 में से ही 1 करना है। यहाँ भी अथवा का ऑप्शन है, और यहाँ दोस्तों आपको 20 से 25 शब्दों में उत्तर देना है, जो कि 2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार सप्लीमेंट्री रीडर में अपन गिनते हैं दोस्तों, तो 10 नंबर की किताब है। 5 और 3 8 और 2 10, यानी मैंने पहले बताया था 23 और 10, यानी 33 नंबर की ये बुक्स है, जिसको दोस्तों पढ़ना अपने लिए अति अनिवार्य और मस्ट है। इसलिए दोस्तों इस किताब की शुरुआत आज से अपन करते हैं, और देखते हैं दोस्तों धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं, कैसा रेस्पॉन्स मिलता है आपका, कैसे वीडियोज़ लगता है आपको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं प्रजापत सर इंग्लिश एजुकेटर एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़े, विद्यालय खुलने का इंतजार न करें, और आप एक बार किताब को भी, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप भी अपनी वीडियोज़ वॉच करें, तो किताब को खोल कर रहे, ताकि जो जो वर्ड्स जहाँ आएंगे वहाँ आप बोर्ड पे देख पाएंगे कि उनका अर्थ क्या होता है, और मैं उसकी हिंदी भी बता दिया करूँगा, और पूर्णतया हिंदी अनुवाद होगा शुद्ध रूप से। तो कहीं भी आपको घबराने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। तो ये था दोस्तों अपना सिलेबस, यानी ट्रैक जिस पे चलना है अपने को, और इसी पे अपन चलेंगे 1 by 1। तो आज से दोस्तों जो शुरुआत होगी, मैं दोस्तों शुरुआत करूँगा पोइट्री से। बहुत अच्छी अच्छी पोइम है, चारों पोइम अच्छी है, और पहली पोइम है वो इतनी अच्छी पोइम है, इंस्पिरेशनल पोइम है, मोटिवेशनल पोइम है। और जो मोटिवेशनल चीज़ जो है होती है वो अपने को किसी भी चीज़ के लिए प्रेरणा देती है, और मेरा काम भी है, टीचर का काम भी मोटिवेशन देना या इंस्पिरेशन देना ही होता है। तो इस कविता से अपन क्या प्रेरणा लेंगे? तो रिस्क नाम की पोइम है, उससे अपन आज का अपना सेशन शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक बार सिलेबस पे फिर नजर दौड़ाना, और ये सिलेबस बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2018 में, और 2021 तक यही चलेगा। अगले वर्ष पाठ्यक्रम बदलेगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अब आपका सिलेबस जो है दोस्तों कंप्लीटली ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। अपनी बुक्स के आगे भी आप देख सकते हो, और चाहे तो किसी पासबुक या गाइड में भी देखेंगे तो यही सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको सिलेबस के बारे में किसी तरह की किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और अब अपन शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन, और लेते हैं पहली पोइम।
और उस पोइम को किस तरह से आपको हिंदी अनुवाद करना है, समझना है, और उसके बाद पोइम को ट्रिक सहित आपको मैं बताऊंगा कि कैसे स्टैंड जाएंगे, तो अपने आप ही मालूम पड़ेगा। चारों पोइम में दोस्तों चारों अलग है, अपने आप ही पहचान में आ जाएगी कि कौन सी पोइम में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कैसे देना है। मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता दूंगा, और एक्सप्लेनेशन तो फिर आपको उसकी हिंदी अगर आएगी तो आप इंग्लिश ग्रामर से उसकी इंग्लिश अपने आप ही बढ़ा लेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पहले आपको सिलेबस दिखा दिया, अब आपको मैं ले जाता हूँ किताब की ओर। चलिए दोस्तों, पहली पोइम स्टार्ट करते हैं अपन, जिसका नाम है रिस्क, और जिसका हिंदी अर्थ होता है जोखिम। ये जो कविता है, इसके जो कवि है, पोइट है, वो दोस्तों है जेनेट रैंड। कौन है? जेनेट रैंड। और देखेंगे अपन इस पोइम के बारे में, पहले इस पोइम में क्या है और आपको ये पोइम क्या कहेगी, उसके बाद अपन एक एक स्टैंजा दोस्तों लेंगे और उसका हिंदी अनुवाद अपन देखेंगे। तो देखेंगे रिस्क पोइम में जेनेट रैंड क्या क्या अपनी बातें बताते हैं। तो सबसे पहली जो पोइम की लाइन है वो देखेंगे, और जो परिचय की, रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोइम। मोटिवेशनल पोइम दोस्तों मतलब प्रेरणास्पद, जो आपको प्रेरणा देगी कि जीवन में रिस्क लेना चाहिए। तो बिना रिस्क लिए कोई भी काम, बिना जोखिम उठाए किसी भी काम को आप नहीं कर सकते। अगर आप जोखिम नहीं उठाते तो आप काम आपका न तो सक्सेस होगा, ना आप सक्सेस होंगे। यानी एक बहुत ही प्रेरणास्पद जो कविता है, जो जेनेट रैंड द्वारा आपके कक्षा 10वीं में बाई द लक डाली गई, और बहुत ही बढ़िया, जहाँ पे आपको प्रेरणा वास्तव में मिलनी चाहिए। 10वीं वाला डाइवर्टिंग मोड होता है, जहाँ बच्चा सीखता है कुछ, अगले डाइवर्टिंग मोड में कौन सी सब्जेक्ट लेगा, अपने जीवन में क्या करेगा, कितनी बड़ी जोखिम लेगा, कौन सी सब्जेक्ट लेगा, कौन सा स्ट्रीम में जाएगा। तो उससे स्ट्रीम से संबंधित ये पोइम मान के भी चले ना दोस्तों, और या बिजनेस से संबंधित मान के, या किसी भी विषय वस्तु से जोड़े, तो हर में जोखिम रहता है और जोखिम को लेना पड़ता है। तो इस जोखिम के बारे में ये बता रहे हैं कि बहुत ही प्रेरणास्पद पोइम रहेगी। एवरी एक्ट टू बी डन, एवरी एक्ट टू बी डन, कोई भी काम करना हो, एवरी एक्ट टू बी डन आ रहा है दोस्तों, आप देखेंगे ये पैसिव में चल रहा है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो लोगों द्वारा किए जाते हैं, प्रत्येक कार्य जो ह्यूमन बींग्स यानी लोगों द्वारा किए जाते हैं। एंटीसिपेट्स रिस्क, यानी उस पर एंटीसिपेट्स यानी छिपी हुई रहती है, यानी कि प्रत्याशित रहती है क्या? रिस्क। यानी कोई भी काम करेगा, एवरी एक्ट यानी कोई भी व्यक्ति काम करेगा, उसमें किसी न किसी प्रकार की रिस्क रहती है। होप में रिजल्ट इंटू डिस्पेयर एंड लाइफ इंटू डेथ, ये जो कभी कभी आशा है वो भी निराशा में बदल सकती है, और कभी कभी जिंदगी है वो भी मृत्यु में बदल सकती है दोस्तों। लेकिन रिस्क लेने से हमने को घबराना नहीं है। ये कहते हैं जेनेट रैंड कि कभी कभी आप आशा से निराशा में भी, डेस्पेयर दोस्तों निराशा होती है, और लाइफ इंटू डेथ, लाइफ यानी जीवन होता है और डेथ यानी मृत्यु होती है। तो भले ही आपकी आशा निराशा में बदल जाए या जिंदगी से आपको मौत तक जूझना पड़े, लेकिन दोस्तों कोई भी काम करेंगे तो अपने को रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, रिस्क एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो अपने लाइफ का, वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर रिस्क आप नहीं लेते हैं तो आपका कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा। ऐसा जेनेट रैंड क्या कहते हैं, अपन खुद भी समझते हैं कि बिना जोखिम के कोई काम सक्सेस नहीं है। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट लाइफ इज, कि जीवन है फुल ऑफ रिस्क, अपना जो जीवन रहता है, मनुष्य जीवन रहता है, वो पूरा जोखिम से भरा हुआ रहता है। एंड टू ओवरकम फियर फ्रॉम वन नीड्स, किसी की ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसके अगर ज़रूरतों को पूरा करना है, उसके डर को निकालना है, तो उसके लिए फिर आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों साहस की। करेज यानी होता है दोस्तों साहस। सक्सेस, जो सफलता मिलेगी, इज ऑल अबाउट, जो सब कुछ संबंधित रहेगी किसके बारे में? हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। आप कितना बड़ा जोखिम उठाने का साहस रखते हैं, उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी। जीवन के किसी भी मोड़ में कोई भी काम करते हैं अपन दोस्तों, तो अपन जितनी बड़ी रिस्क लेंगे उतनी ही बड़ी अपन को सफलता मिलेगी। आगे हर काम ये करके छोड़ देंगे
कि ये काम करेंगे इसमें तो रिस्क है, क्या मालूम चलेगा नहीं चलेगा, ये काम होगा या नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्तियों से कोई काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों पहले जनरेट करेंगे मोटिवेशनल पोइम है और पूर्णतः आपको प्रेरणा देगी और 10वीं वालों के लिए तो विशेष प्रेरणा की जरूरत रहती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि डायबिटिक मोड है आपको दोस्तों। तो आप इस पोइम के माध्यम से अपना पढ़ना मैंने स्टार्ट कराया है और पूरी किताब इसके बाद चलती रहेगी। तो आगे पोइट क्या कहता है इस पोइम में वो भी देख लेंगे। द पोइट जेनेट ट्रेंड जो है, ये नाम दोस्तों आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस देंगे, संदर्भ देना पड़ेगा। जब 1 नंबर का होगा आपका, वहाँ इस कवि का और कविता का नाम दोनों का देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ये लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई है स्टैंजा में, वहाँ ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों जो भी पोइम है उनके पोइट और पोइटेस तो आप याद कर ले और पोइम के नाम भी याद कर ले और फिर इसके अंदर के जो स्टैंजा है वो पहचानने की ट्राई करना शुरू कर दे, तभी आपके ये एक्सप्लेनेशन सही होगा। नहीं तो दोस्तों फिर इसमें भी रिस्क है, यानी कि 4 पोइम है, इसका मतलब इतनी नहीं कि इतनी ईजी है, आपको ये सब याद करने पड़ेंगे और करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर इसमें आप जोखिम नहीं उठाओगे तो ये वाले सवाल भी आपके हाथ से गया। तो द पोइट गिव्स मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स, जो पोइट है वो गिव्स मैसेज यानी संदेश देता है टू ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी अपने मनुष्यों को, टू टेक रिस्क लेने की, इफ दे वांट टू अचीव समथिंग, अगर वे जीवन में अचीव क्या होता है दोस्तों, प्राप्त करना, अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है। तो कवि साहब कहते हैं, क्या पूरी दुनिया कहती है कि अगर रिस्क लेंगे तो ही ह्यूमन बींग्स को जीवन में कोई ना कोई चीज़ जो प्राप्त करना चाहता है वो उसको मिलेगी। इफ वी डोंट टेक रिस्क, चलो अपन रिस्क नहीं लेते हैं, अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो देयर इज ए साइंस फॉर अवॉइडिंग सॉरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ, तो फिर वहाँ कोई साइंस ही नहीं है कि आपके जीवन से सॉरो यानी दुख और पेनफुल यानी कष्टदायक सिचुएशन यानी स्थिति यानी दुख भरी और जो आपकी कष्टदायक सिचुएशन जीवन की है कि बिना रिस्क लिए आप गवा दोगे तो जिंदगी में कभी नहीं पा पाओगे एक नॉर्मल कंडीशन या एक अच्छा जीवन बिना रिस्क के, यानी सॉरो और पेनफुल कंडीशन सिचुएशन हटानी है अपने जीवन से। तो दोस्तों अपने को रिस्क लेना बहुत ही ज़रूरी है, बट वी विल बी मिसिंग सो मच विदाउट टेकिंग रिस्क, अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं दोस्तों तो बहुत सारी चीज़ मिसिंग कर देंगे, यानी अपन खो देंगे। क्या खो देंगे, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, अपन कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, यानी इस जीवन को ही नहीं समझ पाएंगे, इस पाठ को तो क्या इस पूरी लाइफ को ही नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों जो ये पहला शब्द आया था मोटिवेशनल प्रेरणास्पद पोइम में, तो बहुत ही शानदार ढंग से जनरल ने इसको पेश किया स्टैंजा के रूप में। 4 एक स्टैंजा रहेंगे, 1 बाय 1 अपन लेते रहेंगे। पहले एक बार फिर अबाउट द पोइम देख लेंगे कि पोइम किसके बारे में सर, तो रिस्क के बारे में। जीवन में व्यक्ति को रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति जीवन में जितनी ज़्यादा जोखिम लेगा वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सफल होगा। अगर जोखिम लेने का साहस ही नहीं रखता, मान लो एक बिजनेसमैन का उदाहरण मैं छोटा सा बताता हूँ, अगर बिजनेसमैन ये सोचता है बिजनेसमैन कि मैं 10 लाख लगाऊँ और कल उठ के दुकान चले या नहीं चले, और ऐसा करके अगर वो कोई बिजनेस करता है और रिस्क नहीं लेता और वो छोड़ देता है कि मुझे करना ही नहीं, तो फिर उसको सफलता मिलेगी क्या, कभी नहीं मिल सकती। और अगर मान लो कर देता है तो आर या पार की लड़ाई यानी उसके रिस्क लिए तो दोस्तों उसका पक्का वादा है कि वो जरूर तक कुछ अचीव करेगा समथिंग जीवन में। तो पोइम में अबाउट द पोइम में दोस्तों जनरेटर यही कह रहे और अपन लोग भी यही मानते हैं कि जीवन में हमको रिस्क लेना चाहिए अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, और नहीं तो फिर वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, जीवन में कुछ भी सीखने नहीं पाएंगे और जीवन में हमेशा हमारे कष्टदायक स्थिति बनी रहेगी और दुख भरी स्थिति से अपन गुजरते रहेंगे। तो ये थी दोस्तों कविता के बारे में जनरल क्या कहते हैं। अब इनकी पोइम क्या है उस एक एक स्टैंजा को अपन दोस्तों लेंगे। लेट्स फ्रेंड्स वी बिगिन द, चलिए दोस्तों पोइम को स्टार्ट करते हैं। और अब जनरल ट्रेंड किस प्रकार से प्रत्येक बात में जोखिम बताते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों हंसने से लेकर रोने तक में भी रिस्क है। यानी मैंने पहले ही कहा था कि जो भी हम काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ रिस्क रहता ही है। तो ऐसे अगर अपन देखने जाएंगे तो अपन कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं पहला स्टैंजा आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से आप स्टैंजा को समझेंगे। जैसे पहला स्टैंजा अपनी बुक्स में दे रखा है जो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे,
और वैसे मेरी सलाह है दोस्तों कि मेरा वीडियो देखते समय आप बुक्स खोल के बैठे तो और बढ़िया रहेगा, ताकि आपको और बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। तो देखेंगे दोस्तों कि क्या है फर्स्ट लाइन, टू लाफ इज, और स्पेशल यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, बुक्स में भी काले अक्षरों से लिखा हुआ है, अपियरिंग द फुल, टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग, टू सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर सेल्फ। और दोस्तों पढ़ना तो आपको आना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि इंग्लिश रीडिंग तो आपको आनी चाहिए। चलिए तो सर इसका इंग्लिश से हिंदी बनाइए। अब इसने पहली पोएम की जो पंक्ति में कहा है टू लाफ यानी कि हंसना, इज टू रिस्क, हंसना भी एक रिस्क है, यानी अपन जो हंसते हैं ना उसमें भी एक जोखिम है। अब हंसते हैं सर काय की जोखिम, अपियरिंग द फूल, अगर कोई व्यक्ति बार बार हंसता है, बिना बात के हंसता है, ज्यादा हंसता है, तो उसमें भी वो मूर्ख साबित होता है। लोग कहता है ये तो पागल है, मूर्ख है, क्या है, मूर्ख है, पागल है। भले वो मन से हंस रहा होगा, सही मन से हंस रहा होगा, लेकिन ज्यादा हंसना भी एक प्रकार की क्या है दोस्तों, जोखिम है। तो पहली पंक्ति में आपको साधारण सा अर्थ निकलता है कि हंसना भी एक जोखिम है, और अपियरिंग यानी प्रतीत होता है कैसा, वो व्यक्ति कैसा लगता है, फूल यानी मूर्ख लगता है। दूसरी लाइन में कहता है टू वीप इज टू रिस्क, रोना भी रिस्क है। अगर वो व्यक्ति रोता भी है, बात बात में रो जाता है, तो वो भी एक रिस्क है। अपियरिंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है सर, सेंटिमेंटल का दोस्तों अर्थ होता है भावुक, यानी बात बात में कोई रोता है तो लोग उसकी भी मजाक बनाते हैं और कहते हैं ये भावुक प्रवृत्ति का है, और लोग उसके जानबूझ के उसकी बातों को गौर से सुन के और कैसे भी करके एक बार को रोने जैसी स्थिति बात कहेंगे, और बाद में कहेंगे ये तो एक प्रकार का बेवकूफ है, सेंटिमेंटल है। यानी कि आप किसी के सामने अपना दुखड़ा भी गाएंगे तो दुखड़ा सुन लेगा, लेकिन आगे जाके उसकी मजाक बनाएगा, आपको सेंटिमेंटल कहेगा। यानी आपको रोने में भी रिस्क है, यानी दोस्तों हंसने में भी रिस्क, रोने में भी रिस्क। यानी मैंने कहा था कि एवरी डू अपन जो भी काम करते हैं तो सभी कामों में रिस्क है, तो इन रिस्कों से कैसे निपटा जाए आगे भी बताएंगे जनरल ट्रेंड। और भी क्या रिस्क है, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अब किसी के लिए इन्वॉल्वमेंट यानी सम्मिलित होना, किसी की सहायता के लिए सम्मिलित होते हैं ना दोस्तों, दुनियादारी है। अभी मेरे भैया पढ़ रहे होंगे, भैया बहन पढ़ रहे होंगे, 10वीं में इतनी दुनियादारी समझते नहीं है, लेकिन किसी को ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट अपन किसी के अंदर होता है ना दूसरे के काम में। मान लो मैं किसी काम में ज्यादा दिलचस्पी दिखाता हो, इन्वॉल्वमेंट होता हो, सम्मिलित होता हो, तो लोग उसकी एक की 18 बातें करते हैं, 100 बातें करते हैं कि इसका कोई ना कोई इसमें हित होगा, इसका कोई ना कोई इसमें लेना देना होगा, तब ये इसकी सहायता करता है। वो ये नहीं देखता कि निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही है ये। अगर आप हद से ज्यादा किसी के अगर सेवा करते हो या सहायता करते हो तो उसमें भी संलिप्तता या इन्वॉल्वमेंट का भाव प्रदर्शित होता है, यानी वो भी एक प्रकार की जोखिम है। लोग आप पर गलत भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इसकी मदद इतनी क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे इसका क्या रहस्य है, सीक्रेट है, लोगों की तो बात ही करनी है। तो इन्वॉल्वमेंट किसी में ज्यादा होना ये भी दोस्तों एक प्रकार की क्या हो रहेगी, रिस्क रहेगी। टू एक्सपोज फीलिंग्स, अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी भावनाएं हैं, उनको व्यक्त करना इज टू रिस्क, ये भी रिस्क है। अपनी भावनाओं को भी किसी के सामने व्यक्त करना, और व्यक्त वैसे भी दोस्तों ये तो करना भी नहीं चाहिए। अपनी भावनाओं को अपने किसी को सामने व्यक्त करते हैं तो अगला व्यक्ति आगे जाके मजाक ही बनाता है उसका, फिर भी अपन समझते हैं कि चलो अपनी भावनाओं को, अपने दिल की भड़ास निकाल ले, तो उसको फीलिंग्स को अगर किसी को दर्शाते हैं तो वो भी एक रिस्क है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, जो आपको लगता है कि मैं तो सत्य हूं और मैं सही कर रहा हूं, लेकिन वो अगला जो है वो आपको एक प्रकार का बेवकूफ समझेगा कि अपन जो फीलिंग्स बता रहे हैं उसकी भी वो क्या उड़ाएगा, मजाक। यानी दोस्तों हंसने में रिस्क, रोने में रिस्क, किसी की सम्मिलित सहायता ज्यादा करे तो रिस्क, अपनी भावनाओं को किसी के आगे प्रकट करे तो भी रिस्क। तो पहले जो स्टैंजा में दोस्तों बताया है वो जनरल ट्रेंड ने यही बताया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इनके जो स्टैंजा है दूसरा और तीसरा उनको अपन देखते हैं। पहला स्टैंजा जैसे हो गया उसी प्रकार से नेक्स्ट स्टैंजा में दूसरे और तीसरे में क्या कहता है जनरल ट्रेंड देखते हैं। दूसरे स्टैंजा में देखेंगे टू प्लेस एंड आइडियाज बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लाइव इज टू रिस्क डाइंग। ये दोस्तों स्टैंजा देखना ध्यान से, तो इसमें भी जोखिम क्या होता है। टू प्लेस एंड आइडियाज, टू प्लेस, प्लेस यानी क्या होता है सर, रखना, टू प्लेस यानी रखना,
आइडियाज बिफोर ए क्राउड, या क्राउड से भीड़ से अर्थ नहीं लेना है आपको, या लोगों से अर्थ लेना है। लोगों के सामने हमने विचार रखना, इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, रिस्क के बारे में अपने आइडिया रखना, लोगों को बढ़िया बढ़िया आइडिया देना, ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे रिस्क लेना चाहिए, तो ये लोगों के सामने रखना, तो लोग आपको नेव कह सकते हैं। सब नेव क्या होता है? नेव का मतलब अनुभवहीन, या जिसे अनाड़ी या गवार कहते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, टू प्लेस एंड आइडियाज बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। अगर आपको लोग अनाड़ी या अनुभवहीन कह सकते हैं, एक्सपीरियंस लेस, कैसे? अगर अपने आइडियाज आप रखते हो भीड़ के सामने, यानी लोगों के सामने, रिस्क के बारे में कि हमको रिस्क उठानी चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो जाने के बाद लोग पीठ पीछे अपन को अनाड़ी या मूर्ख कुछ भी साबित कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों एक काम क्या है? जोखिम भरा है, यानी किसी को रिस्क लेने का कहना भी एक जोखिम भरा है। टू लव इज टू रिस्क, प्रेम करना भी दोस्तों रिस्क है, और ये तो सबसे बड़ी रिस्क है। प्रेम करना तो सबसे बड़ी रिस्क है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कोई जरूरी नहीं है कि बदले में आपको उसका प्यार मिले। आप किससे कितना प्यार करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है कि बदले में आपको उतने ही अनुपात में आपको प्यार मिले। कई बार नहीं भी मिल पाता और निराशा ही जीवन में हाथ लगती है। तो लव करते हैं या प्रेम करते हैं किसी से, भले वो किसी से भी करो आप, और उसके रिटर्न में बदले में आपको प्यार मिले ये कोई जरूरी नहीं है। तो प्रेम करना भी दोस्तों क्या होगा? एक जोखिम होगा, रिस्क होगा। और नेक्स्ट में ये कहता है दोस्तों, जेनेट ट्रेंड, टू लाइव इज टू रिस्क डाइंग, जिंदगी जीने में भी रिस्क है दोस्तों। जिंदगी जिएंगे तो फिर मरने का खतरा है। अपन जीवन जी रहे हैं तो एक न एक दिन भगवान के घर जाना है, तो उसमें भी तो मरने का खतरा है। यानी कौन सी चीज में जोखिम नहीं है, यानी जेनेट ट्रेंड ये करना चाह रहे हैं, जहाँ हंसने से लेके वो बता रहे हैं, जहाँ तक अभी तक बताया है, तो जिंदगी जीने में भी अपने को मरने की जोखिम है। यानी हर एक चीज में जोखिम अपने को दिखती है। टू होप इज टू रिस्क, तीसरे स्टेंजा में कहते हैं टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, किसी चीज की अपन आस करते हैं तो वो आस जरूरी नहीं है आपकी आशा पूरी हो, वो निराशा डिस्पेयर में भी आपको बदल सकती है, यानी निराशा में भी बदल सकती है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, अगर आप किसी सफलता के लिए प्रयास करते हैं तो आप फेलियर यानी असफल भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ट्राई की और आप सफल हो गए, एक ही ट्राई में कोई सफल नहीं होता है। और कई लोग तो मेरे जैसे आज तक सफल नहीं हुए कंपटीशन में, तो ये भी तो रिस्क है, फिर भी रिस्क ले रहे हैं, बार बार कंपटीशन दे रहे हैं कि भगवान कभी तो सुनेगा, कभी मेहनत की और देखेगा। तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ट्राई में रिस्क ये है कि सर फेलियर के चांस ज़्यादा रहते हैं और पासिंग के चांस कम रहते हैं, लेकिन जोखिम तो आपको दोस्तों लेना पड़ेगा। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, या मस्ट का प्रयोग मॉडल्स में मैंने बताया था दोस्तों, मस्ट अनिवार्यता होना, यानी कि ये नहीं कि इतना होने के बाद अब छोड़ ही दें सर, रिस्क लेना ही नहीं अपने को, नहीं, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। जेनेट ट्रेंड कहते हैं, क्या अपन भी कहते हैं कि रिस्क को लेनी चाहिए, बिकॉज द हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब होता है दोस्तों ये भी एक जोखिम है। अगर आप जोखिम नहीं लेते हैं इन लाइफ, जोखिम जिंदगी में नहीं है तो रिस्क नथिंग, तो रिस्क भी आपने ली ही नहीं है। अगर आपने जोखिम नहीं उठाया है इसका मतलब एक हैजार्ड जिसको जोखिम बोलते हैं वो आपके जीवन में है ही नहीं, तो आपके जीवन में रिस्क ही नहीं है, तो रिस्क नथिंग होगा तो आपको सफलता मिलने से रही। यानी कहने का मतलब जेनेट ट्रेंड का एक ही है कि प्रत्येक चीज में जोखिम है दोस्तों, लेकिन जोखिम लेने से अपने को डरना नहीं है और हर एक काम को जैसे यथावत करते हैं वैसे ही अपने जीवन में लगातार उस काम को करते रहना चाहिए। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। ये था दोस्तों इनका तीसरा स्टेंजा। 2 स्टेंजा और है छोटे छोटे, इन चौथे और पांचवें स्टेंजा को भी अपन एक बार हिंदी में देख लेते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस कैसे होता है मैं आपको एक बार इसमें आइडियाज बता दूंगा। बाद में तो आपको पोइम का हिंदी अनुवाद है, तो आप रिस्क लगभग सभी में दिख रहा है, तो आप देखते ही परीक्षा में पहचान लोगे कि ये रिस्क पोइम से आया है और इसके जो पोइट है वो जेनेट ट्रेंड है। तो चलिए दोस्तों आगे चौथा और पांचवा स्टेंजा अपन देखते हैं। चलिए दोस्तों अंतिम चौथा और पांचवा स्टेंजा भी अपन देखते हैं जेनेट ट्रेंड साहब क्या कहते हैं। चौथे स्टेंजा में दोस्तों कहते हैं द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क लेता ही नहीं, डज नथिंग कुछ भी नहीं करता है नथिंग उससे कुछ होता भी नहीं है, इज नथिंग वो कुछ है भी नहीं, बिकम्स नथिंग वो कुछ बनता भी नहीं है। यानी स्पष्ट कहा है कि जो रिस्क नहीं लेता उससे न तो कुछ होगा, न कुछ बनेगा, न वो कुछ कर पाएगा, न वो कुछ है।
दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, हो सकता है वो अपने दुख दर्द थोड़े अवॉइड कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन जीवन में वे कभी सीख नहीं सकते, कभी महसूस नहीं कर सकते, अपने आप को कभी बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, कभी अपने आप का विकास नहीं कर सकते, कभी अपने आप को प्रेम नहीं कर सकते, और कभी अपने आप की सही ढंग की जिंदगी नहीं जी सकते। एंड दोस्तों चौथे स्टैंजा में जो कहा है कि पर्सन जो रिस्क नहीं लेता है वो कुछ भी नहीं करता है, ना वो कुछ बन पाता है, ना वो कुछ है, अगर थोड़ा बहुत है तो वो इतना कर सकता है कि अपने दुख दर्द है थोड़ा अवॉइड कर सकता है, लेकिन ग्रैंड साहब कहते हैं बट दे कैन नॉट, वे नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते सर, लर्न कभी कुछ सीख नहीं सकते, फील कभी महसूस नहीं कर सकते, चेंज अपने आप को बदल नहीं सकते, ग्रो कभी अपना विकास कर नहीं सकते, लव किसी से प्रेम नहीं कर सकते, और लाइफ सही ढंग की जिंदगी भी नहीं जी सकते। यानी दोस्तों जीवन में रिस्क लेना बहुत ही मस्ट है। और लास्ट व अंतिम स्टैंजा अपन देखेंगे दोस्तों 5वां, जो जेनेट ग्रैंड साहब द्वारा रचित है, और इसी के साथ अपनी पोइम समाप्ति होगी। चैंडेड बाय देयर सर्टिट्यूड, चैंडेड बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड क्या होता है सर, धारणाएं, यदि निश्चित कोई भावनाएं होती है ऐसी जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी होती है उसको धारणाएं बोलते हैं। और चैंडेड यानी जैसे जंजीर होती है ना, जकड़े हुए, तो जंजीरों में जकड़ी हुए, तो जंजीरों में जकड़ी हुई जैसी धारणाएं ऐसी पकड़ के धारणाओं को ले लेते हुए व्यक्ति, दे आर स्लेव्स, तो उनको तो बिल्कुल इन जेनेट ग्रैंड साहब वे तो बिल्कुल गुलाम है, दास है, जो जंजीरों में जकड़े हुए धारणाओं को मतलब पकड़े हुए ऐसी धारणाएं जो पाल रखी है उन्होंने कि जीवन में रिस्क लेना नहीं चाहिए, रिस्क से क्या होता है, वैसे ऐसी अगर धारणाएं कोई पकड़ी हुई है तो उसको तो बिल्कुल ही वो तो गुलाम मानते हैं। क्या मानते हैं जेनेट ग्रैंड साहब कि वे तो स्लेव्स यानी क्या होता है सर, दास या गुलाम, वो क्या है दोस्तों, दास या गुलाम। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। फॉरफिटेड मतलब दोस्तों खोना या खो दिया है, सेकंड फॉर्म में खो दिया है। ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति हु रिस्क, जो रिस्क लेता है, इज ट्रूली फ्री, वास्तविक रूप से वो ही फ्री है, बाकी कोई दोस्तों फ्री नहीं है। यानी कुल मिला के इस पोइम में अपन ने दोस्तों देखा कि रिस्क जीवन में उठाना बहुत जरूरी है, बिना रिस्क के आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों जेनेट ग्रैंड के अनुसार जो पोइम दी गई है बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल पोइम है। सो वी शुड लर्न अबाउट दिस पोइम एंड वी मस्ट चेंज अवर लाइफ। अपने को भी अपने आप को इस कविता को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल पोइम है स्टूडेंट्स, इसको बड़े ही इजी पोइम भी है और सभी जो खास थे मैंने उनकी हिंदी बता दी है, बाकी तो देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये थे दोस्तों प्रथम पोइम के 5 स्टेंजा। लेकिन एग्जाम में सब क्वेश्चन आएंगे, इसी में से कोई एक स्टेंजा देगा और वहाँ मैंने कहा था ना आपको कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस देना है। तो कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस क्या होता है वो दोस्तों मैं एक कोई स्टेंजा लेके आपको बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन उसका, तो आप उस तरह से सीख लेंगे कि कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस क्या होता है, ताकि बाकी किसी पोइम में नहीं बताएंगे तो आप कर देंगे। मैंने पहले ही कहा था एक तो आपको पोइट का नाम याद रखना है जेनेट ग्रैंड और पोइम का नाम याद रखना है रिस्क। तो चलिए दोस्तों क्यों नहीं अपन एक किसी का कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस करके देखते हैं। तो अंतिम वाला जो स्टेंजा है उसी का अपन क्या करते हैं कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस किस प्रकार से एग्जाम में आएगा। मान लो ये पोइम आ गई एग्जाम में और आप इसी को कर रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस कैसे करते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं। और चलिए दोस्तों परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन आता है तो मैंने बताया कि कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस अपने को उत्तर देना है। तो मान लो दोस्तों यही आपने आ गया तो सबसे पहले रेफरेंस, ये तो दोस्तों आप रामबाण है और इसको तो मैं सिखाता हूँ वैसे सीख लो आप कि इसको तो हर एक में कैसे लिखना है कि ये जो लाइनें हैं इसमें पोइम और पोइट का नाम ही आपको डालना है। जैसे कि मैं आपको बताते हूँ रिस्क जैसे मैंने डाला है और जेनेट ग्रैंड, उसके अलावा कोई भी पोइम आ जाए किसी का भी स्टैंजा हो कुछ भी नहीं बदलना है कि जो लाइनें ली गई है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, आप रट लो इसको, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। अब कितनी पोइम चल रही है रिस्क, अब अगली चलेगी तो उस पोइम का नाम लिखेंगे विच इज रिटन, जो लिखी गई है या कंपोज्ड रची गई है किसके द्वारा, बाय जेनेट ग्रैंड। यानी पोइम का नाम और पोइट का नाम ही डालना है, बाकी एज इट इज दोस्तों आपको लिखना है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है,
कि दोस्तों थोड़ा सा उसका आपको बताना पड़ेगा कि ये इतनी बड़ी बात आपने सर बताई है कि पुरानी अवधारणाओं में जो फंसे हुए लोग जो अभी भी निकल नहीं पा रहे हैं, ना रिस्क लेते हैं, तो एक प्रकार से गुलाम कहलाते हैं, उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। ये तो इसका सर हिंदी अनुवाद है। तो आखिर इसमें कहना क्या चाह रहा है लेखक, तो उसको एक लाइन में अपन लिखते हैं दोस्तों। अगर 1 नंबर बोर्ड इसका देता है तो 1 नंबर इसका भी देता है, और बाकी रहे 3 नंबर तो वो देता है एक्सप्लेनेशन के, जो आपको इंग्लिश में करना है। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है, दीज लाइन्स ऑफ पोएम, इन कविताओं में जो लाइन दी गई है स्टैंजा में, वो क्या करती है, थ्रो लाइट, प्रकाश डालती है, और ऑन द कंडीशन ऑफ दोज, उन लोगों पर, हु डोंट वांट टू वॉक, जो कि नहीं चलना चाहते, फॉर द फियर ऑफ ए फेल, जो कि जोखिम लेना ही नहीं चाहते या चलना ही नहीं चाहते, किसके डर से, गिरने के डर से। यानी कि ऐसे लोग जो धारणाओं में बंधे हुए, वो लोग रिस्क लेते ही नहीं, तो उन पे फोकस में डाला गया है। तो अपने को मुख्य थीम जो है, वो थीम क्या है, वो इस पोएम की कॉन्टेक्स्ट के अंदर दोस्तों डालनी है। बाद में एक्सप्लेनेशन एक आपको दोस्तों बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको मैंने पढ़ाया था, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही हमेशा एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, और अधिकतर दोस्तों हो सके तो मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, सूट वगैरह का। बस ये 1-2 चीजों का ध्यान रखेंगे तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि इन दीज लाइन्स पोइट सेज, इन पंक्तियों में कवि कहता है, फिर कवि क्या कहता है, वो इसी का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका एक्सप्लेनेशन, और इस तरह से करने पर आपको सीधे नंबर मिल जाएंगे 5 में से 5 नंबर। तो ये दोस्तों आज का सेशन था। तो मैंने इंग्लिश की बुक गोल्डन रेस को स्टार्ट किया है, और पहली पोएम जो थी जनरल फ्रेंड साहब की रिस्क, और अपने को भी दोस्तों रिस्क उठानी पड़ेगी, बिना रिस्क के अपन जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो जो जितनी रिस्क उठाएगा, जो जितनी अधिक मेहनत करेगा, उतने ही अधिक प्रतिशत बनाएगा, उतने ही जीवन में आगे भी सफल होगा। प्रतिशत बनाना ही कोई अपना औचित्य नहीं है, जीवन में बिजनेस भी करने वाले करेंगे, कोई किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन बिना जोखिम के, तो इसने कहा है ना तो वो अपने आप में कुछ सीख सकता है, ना फील कर सकता है, ना चेंज कर सकता है, ना अपने आप को बदल सकता है, ना प्रेम कर सकता है, ना जिंदगी से उसको जीने का उसको मजा आएगा। तो रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी दोस्तों। इसलिए मेरा आज का सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा, पहला वीडियो है मेरा बुक से, तो पोइम से मैंने स्टार्ट किया है। जुड़े रहिए मेरे से। आपको मैं 1 बाय 1 आपको सिलेबस भी बता दिया, और 1 बाय 1 आपको मैं वीडियोज अपलोड देता रहूँगा। तो जब तक आप घर बैठे हैं और स्कूल खुल भी जाए तो अपने सर से पढ़ते रहना, और मेरे चैनल से आप अपने दोस्तों को भी जोड़ दें, ताकि वो भी घर बैठे इंग्लिश की किताब को बड़ी रिस्क समझ रहे होंगे, समझ में नहीं आती सर। कई लोग ट्राई भी करते हैं, पासबुक की मदद लेके इधर उधर करके गर्दन दुखने आ जाती है, हिंदी अनुवाद हो नहीं पाता। और एक अपन वीडियोस या यूट्यूब पे देखते हैं, तो आप मेरे से जुड़ जाइए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 10वीं में बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज बना के आपके सामने बेहतरीन परिणाम को आप चाहिए या अपने दोस्तों को चाहिए, तो मेरे से जोड़े। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उनको सेशन के एंड तक, परीक्षा तक जुड़े रहना मेरे से। आपको कौन सी खबर कब अपडेट होगी, कब कोर्स बदलेगा, कब आपकी ब्लूप्रिंट चेंज होगी, कौन से लेसन हटेंगे, कौन से जुड़ेंगे, सारी खबरें अपडेट तेज में मेरे सामने आ जाती है, और मैं आपको मेरे सेशन में देता रहूँगा। तो ये आज का सेशन दोस्तों आपको पहला सेशन था मेरा बुक से, तो कैसा लगा। और पहली बार ही दोस्तों मैंने बुक्स पढ़ाई है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बाकी मैं ग्रामर के अलावा सेशन देता ही नहीं, क्योंकि बुक सब कौन पढ़ाएगा, ये कमेंट्स मेरे पास आ गए हैं। तो बच्चों को मैंने कमेंट्स में लिखा कि मैं पढ़ाऊंगा और कौन पढ़ाएगा, स्कूलें बंद है तो आप डर ने स्कूलें खुलने का आप इंतजार नहीं करें, स्कूलें आपके लिए खुली समझो। आप मेरे वीडियोस को देख ले एक बार अच्छी तरह से, और बढ़िया ढंग से इस पोएम को अपनी बुक में विद एक्सप्लेनेशन आप दोस्तों लिख ले। थैंक्स फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही।